नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एकाधिकार के बारे में, यानी कि मोनोपोली। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एकाधिकार का अर्थ, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसके गुण और दोष के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि एकाधिकार के स्रोत कौन कौन से हैं और एकाधिकार की शक्ति की माप। इस क्लास में हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाली हैं। और आज की एक क्लास बड़ी शानदार रहने वाली है, क्योंकि एकाधिकार है। मैं आपको 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि कोई भी जो छोटे से छोटा टॉपिक भी आपके कोई ना छूटे। तो इसलिए क्लास को पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और इस क्लास के अंदर जो आपको मैटर मिलेगा, बहुत ज़्यादा मैटर है और आपका कोई भी टॉपिक इसमें नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, इंग्लिश में इसको मोनोपोली कहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो एकाधिकार ये वर्ड है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मोनो प्लस पोली, यानी कि अकेला विक्रेता। अगर इसका विस्तृत रूप से हम अगर अर्थ देखें तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उस वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता है। यहाँ फर्म व उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। यानी कि जो एकाधिकार है, एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जब उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कोई निकटतम प्रतिस्थापक वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। निकटतम प्रतिस्थापक वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, केवल एक विक्रेता या उत्पादक होता है। और यहाँ पर फर्म व उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है, फर्म तथा उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। यानी कि जो फर्म है वही उद्योग होती है, अर्थात उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं होता है। किसके अंदर? एकाधिकार के अंतर। अब अर्थशास्त्र ने एकाधिकार को कई रूपों में परिभाषित किया है, लेकिन अगर इनका निचोड़ निकालें तो वही एक ही बात निकल के आती है जो अभी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेनियर व हैग के अनुसार। देखिए, स्टेनियर व हैग के अनुसार एकाधिकारी वह उत्पादक होता है जो कि किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रखता है तथा उस वस्तु की कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। ध्यान रखिएगा, स्टेनियर व हैग। इसके बाद में बात करते हैं वाटसन। एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं, ये वाटसन ने कहा। इसके बाद में बात करते हैं लर्नर। एकाधिकार उस विक्रेता को कहते हैं जिसकी वस्तु की मांग का वक्र गिरता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एकाधिकार उस विक्रेता को कहते हैं जिसकी वस्तु की मांग का वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी पूर्ति का विक्रय वक्र लोचहीन होता है। इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम एकाधिकार के जो है साम्य की बात करेंगे, एकाधिकार में कीमत विभेद की, कीमत निर्धारण की बात करेंगे, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं प्रोफेसर चैम्बरलिन। चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकारी वह होता है जो सामान्यतः किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्णतः नियंत्रण रखता है और वह अधिकांश मामलों में पूर्ति का संचालन न कर मूल्य का संचालन करता है। तो सभी का निचोड़ निकालें तो वही बात सामने निकल के आती है। एकाधिकार ऐसी स्थिति होती है जिसमें केवल एक उत्पादक होता है और वो ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कोई भी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। केवल एक विक्रेता या उत्पादक होता है, केवल एक विक्रेता या उत्पादक होता है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता, एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता होते हैं। देखिए, जो एकाधिकार है, एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता, एक उत्पादक या एक ही पूर्तिकर्ता होता है, लेकिन जो क्रेता है वो अनेक हो सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव। निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव, एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन, एकाधिकार में ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, स्थानापन्न वस्तु यानी कि एक दूसरे के स्थान पे काम में लेने वाली वस्तुएं। मांग की प्रतिलोच बहुत कम होती है। एकाधिकारी फर्म स्वयं उद्योग होती है, यानी कि जो उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं होता, और जो फर्म होती है वह स्वयं ही क्या होती है? उद्योग होती है। और कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। यहाँ पर एकाधिकारी का वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण का अभिप्राय
यह अभिप्राय नहीं है कि एकाधिकारी वस्तु की कितनी भी मात्रा किसी भी कीमत पर बेच सकता है। जब एकाधिकारी किसी वस्तु की कीमत को एक बार निर्धारित कर देता है तो मांगी गई मात्रा पूर्णतया क्रेताओं के अधीन हो जाती है। इस स्थिति में कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा तथा अधिक कीमत पर कम मात्रा मांगी जाती है और जो एकाधिकारी वस्तु की मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। एकाधिकारी वस्तु की मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका यहाँ पर यह अर्थ है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। इसके बाद में बेलोचदार मांग वक्र और दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं यानी कि एकाधिकारी का जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसके बाद में बात करें, उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें तथा अवरोध पैदा होते हैं। और इसके बाद में कीमत विभेद, तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं और यहाँ पे ये थोड़ा बता देता हूँ। बेलोचदार मांग वक्र, यहाँ पर वस्तु का जो मांग वक्र है नीचे दाईं झुकाव वाला होता है और यह इस बात की ओर संकेत करता है कि एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा कम कीमत पर ही बेच सकता है। इस प्रकार जो एकाधिकारी का MR वक्र और जो AR वक्र, जो एकाधिकारी में जो औसत आगम वक्र है यही मांग वक्र होता है। ठीक है, तो ये जो MR वक्र है ये AR वक्र के नीचे स्थित होता है जिसकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये थी एकाधिकार की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विशुद्ध एकाधिकार, प्योर मोनोपोली। देखिए विशुद्ध एकाधिकार में एक उत्पादक इतना शक्तिशाली होता है कि वह सदैव उपभोक्ताओं की संपूर्ण आय को स्वयं ही लेने की स्थिति में होता है, चाहे उसकी उत्पत्ति की मात्रा कितनी भी हो। लेकिन व्यवहार में विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति नहीं पाई जाती। व्यवहार में विशुद्ध एकाधिकार नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि कोई भी एकाधिकारी उपभोक्ताओं की संपूर्ण आय को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाते हैं और ना ही एक उत्पादक के लिए सभी वस्तुओं का उत्पादन कर पाना संभव होता है। विशुद्ध एकाधिकार में जो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का व्यय समान रहता है, अतः औसत आगम वक्र आयताकार अति प्रबल्य होता है। कैसा होता है? आयताकार अति प्रबल्यकार होता है विशुद्ध एकाधिकार के अंतर्गत। याद रखना, विशुद्ध एकाधिकार के अंतर्गत। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राकृतिक एकाधिकार, नेचुरल मोनोपोली के बारे में। देखिए, प्राकृतिक एकाधिकार उस समय उत्पन्न होता है जबकि उत्पादन बहुत अधिक होने से पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं और औसत लागत तेजी से गिरती है तथा बाजार मांग इस प्रकार से कम होती है कि उसके लिए एक ही अनुकूलतम आकार के संयंत्र वाली फर्म पर्याप्त होती है, जैसे बांध का निर्माण, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। या एकाधिकार की उत्पत्ति का एक जो अन्य कारण ये भी हो सकता है कि विद्यमान फर्मों में से केवल एक फर्म की दक्षता का स्तर उच्चतम होने के कारण दीर्घकाल में शेष जो फर्में हैं उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है तथा बाजार से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक एकाधिकार कहा जाता है। इसे इस रूप में भी हम बता सकते हैं कि जो विद्यमान फर्में हैं उन विद्यमान फर्मों में से केवल एक फर्म की जो का दक्षता का स्तर है वो उच्चतम होने के कारण दीर्घकाल में जो दूसरी फर्में हैं, ठीक है, उनसे प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं कर पाती तथा बाजार से बाहर हो जाती है। तो ये होता है प्राकृतिक एकाधिकार। अब कुछ बातों की यहाँ पर हम बात करेंगे कि एकाधिकार बाजार संरचना के उदय के कारण। कच्चे माल पर नियंत्रण, ठीक है। इसके बाद में जो उत्पादन की तकनीक के एकाधिकारिक ज्ञान और एकाधिकार का जो दूसरा कारण है, किसी वस्तु का पेटेंट हो सकता है, किसी वस्तु का पेटेंट अधिकार हो सकता है जिसके अंतर्गत कानूनी तौर पर कोई दूसरा व्यक्ति इस फर्म द्वारा निर्मित वस्तु से मिलती जुलती वस्तु नहीं बना सकता, वो होता है पेटेंट अधिकार। और इसके बाद में हम बात करें तीसरे कारण की, सरकार की लाइसेंस नीति, विदेशी प्रतियोगियों पर पाबंदी, इनके कारण भी एकाधिकार का जन्म होता है। और ये जो स्थिति है इसे विशेषाधिकार की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? विशेषाधिकार की संज्ञा दी जाती है। विशेषाधिकार की संज्ञा दी जाती है।
और एकाधिकार के उत्पन्न होने का चौथा कारण है जो बाजार का लघु आकार, ठीक है, जिसके अंतर्गत यदि बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उनमें से कोई भी पर्याप्त मात्रा में वस्तु को नहीं बेच पाएगी और ऐसी स्थिति में एक ही फर्म वस्तु का उत्पादन करती है, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं एकाधिकार के उदय का एक और कारण बात करें तो सरकार की नीतियां हो सकती है। सरकार क्या है, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्राय सरकार जो है जल आपूर्ति, उचित मूल्यों की दुकानें और संचार साधन, परिवहन क्षेत्रों में सुविधाएं, इनमें स्वयं एकाधिकार प्राप्त कर लेती है और इन महत्वपूर्ण सेवाओं को उचित कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार की स्थिति को सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित एकाधिकार कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स मैंने बनाकर लिख दिए हैं और इसके बाद में कुछ एक बातों की और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। गलाकाट प्रतियोगिता, देखिए गलाकाट प्रतियोगिता जो एकाधिकारी है, यदि किसी एक फर्म को लंबी अवधि तक पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं, ठीक है, कोई फर्म है उसे लंबी अवधि तक पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं तो वह अपने जो प्रतियोगी को बाजार से खदेड़ देती है, यानी कि इसमें गलाकाट प्रतियोगिता पाई जाती है। और इसके बाद में क्रेताओं का अज्ञान व आलस्य। इसके बाद में हम बात करते हैं एकाधिकारी के गुण। देखिए एकाधिकारी के कुछ गुण भी हैं, तो देखिए उच्च स्तरीय निपुणता व कार्य कुशलता। एक एकाधिकारी के अंतर्गत उच्च स्तरीय निपुणता तथा कार्य कुशलता पाई जाती है। और नंबर 2 पे बात करें, शोध व विकास का उच्च स्तर पाया जाता है। अगर इसके दोष की बात करें, हम एकाधिकार के दोष की बात करें तो सबसे पहले कम उत्पादन, एकाधिकार में कम उत्पादन और ऊंची कीमतें, दूसरा ऊंची कीमतें, और नंबर 3 आर्थिक केंद्रीयकरण, ये इसके दोष हैं। अब हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट है जो काफी एग्जाम में क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एकाधिकारी की शक्ति का माप। एकाधिकारी की शक्ति का माप। इससे पहले मैं एक छोटे से टॉपिक पर और बात करना चाहूंगा कि देखिए एक तो होता है एकाधिकार, एक तो है एकाधिकार और एक है क्रेताधिकार। एक तो है एकाधिकार और एक है क्रेताधिकार। इन दोनों में हमें अंतर जरूर पता होना चाहिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले तो देखिए एकाधिकार तो बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु की जो समूची पूर्ति है उस पूर्ति पर एक ही फर्म का पूर्ण नियंत्रण होता है, तो वो तो होता है एकाधिकार। अब बात करें इसके विपरीत, बाजार में वस्तु का केवल एक ही क्रेता हो, बाजार में वस्तु का केवल एक ही क्रेता हो, एक क्रेता, केवल एक क्रेता हो, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, वो क्रेताधिकार की स्थिति कहलाती है। यदि बाजार में वस्तु के अनेक विक्रेता हो लेकिन केवल एक ही क्रेता हो तो कीमत का निर्धारण क्रेताधिकारी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? क्रेताधिकारी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत बाजार में अनेक क्रेता हो, ठीक है, और केवल एक ही विक्रेता हो, तब जो है एकाधिकारी विक्रेता को कीमत निर्धारण करने का अधिकार होगा। तो बात आपको समझ में आई होगी कि अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यदि बाजार में वस्तु में अनेक विक्रेता हो लेकिन क्रेता एक ही हो तो जो कीमत निर्धारण है वो क्रेताधिकारी करेगा। इसके विपरीत यदि बाजार में अनेक क्रेता हो तथा एक ही विक्रेता हो तब जो है कीमत निर्धारण एकाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एकाधिकारी शक्ति का माप। देखिए सबसे पहले एकाधिकारी शक्ति का माप, K बराबर औसत आगम माइनस सीमांत आगम बटे औसत आगम। ये जो है लर्नर के अनुसार है, K बराबर AR माइनस MR बटे AR। इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, K बराबर P माइनस MC यानी कि सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट बटे P। यहाँ पर P जो है कीमत को दर्शा रहा है, यानी कि कीमत बराबर है औसत आगम के,
और जो सीमांत लागत है ये सीमांत आगम के बराबर है। तो लर्नर के अनुसार आपने ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की लोच क्या है। देखिए औसत आगम बटे औसत आगम माइनस सीमांत आगम, यानी के बराबर 1/E। ई यहाँ पे मांग की लोच है। अब बात करें नेक्स्ट, यानी कि ई बराबर ए आर बटे ए आर माइनस एम आर, या इसे हम लिख सकते हैं 1/E बराबर ए आर माइनस एम आर बटे ए आर। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं, ये लर्नर के अनुसार और ये रॉबिन्सन के अनुसार और ये लर्नर के अनुसार, इनको आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, देखिए कुछ 2-3 बातें और है महत्वपूर्ण। सबसे पहले बात करते हैं, ट्रिफिन ने जो तिरछी लोच है के रूप में एकाधिकारी शक्ति को मापा है। किस रूप में मापा है? तिरछी लोच के रूप में एकाधिकारी की शक्ति को मापा है, ये ध्यान रखना ट्रिफिन के अनुसार। इसके बाद में बात करें, अगर तिरछी लोच अधिक है, एकाधिकारी की तिरछी लोच अधिक है, तो जो एकाधिकारी की शक्ति क्या होगी? कम होगी। और यदि तिरछी लोच कम है, तिरछी लोच कम है, तो एकाधिकारी की शक्ति अधिक होगी। लोच अधिक तो शक्ति कम, लोच कम तो शक्ति अधिक, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एकाधिकारी का जो प्रयास है वो मांग की लोच को इकाई से अधिक रखने का होता है, मांग की लोच को इकाई से अधिक रखने का होता है, यानी कि ईडी ज्यादा होना चाहिए 1 से, ठीक है। इसके बाद में एकाधिकारी हमेशा कीमत को सीमांत लागत से अधिक निर्धारित करता है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं ये, नोट लगाकर आप अलग से लिख सकते हैं। यानी कि एकाधिकारी हमेशा कीमत को सीमांत लागत से अधिक निर्धारित करता है। पी यहाँ पर बराबर होता है किसके? औसत आगम के, यानी कि ये अधिक होता है किससे? सीमांत आगम से, यानी कि जो कीमत है वो लागत से अधिक निर्धारित करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे जो है एकाधिकार में औसत आगम व सीमांत आगम, साथ में सारणी दोबारा भी देखेंगे, हम इसके वक्र भी देखेंगे, औसत आगम और सीमांत आगम वक्र देखेंगे, कीमत विभेद के बारे में पढ़ेंगे, और जो एकाधिकार के अंतर्गत है कीमत विभेद और एकाधिकार के सामने के बारे में पढ़ेंगे, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।